एक समय में एक गांव में वीरेंद्रा नामक एक बड़े आदमी रहते थे। वो बूढ़ा आदमी उसके बेटे रोहित, बहू सरला और पोता रोशन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रोहित उसी गांव में खुद के एक व्यापार करता था। उसमें चिकन रोल्स और एग रोल्स बनाकर उन्हें बेचता था और उसके द्वारा आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह चिकन रोल्स बना के बेचने लगता है। चिकन रोल, गर्मा गर्म चिकन रोल, स्वादिष्ट चिकन रोल, आइए बाबू आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आते जाते लोगों को वो पुकारता था। एक दिन उसके पिता उसके दुकान जाते हैं। बेटा रोहित, मुझे बहुत भूख लग रहा है। बहू ने अब तक घर में कुछ बनाया नहीं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको इतना भूख लग रहा है तो घर पे खाना चाहिए था। अगर बहू ने कुछ बनाया नहीं तो रुक लेना था, लेकिन ऐसे दुकान आ जाना क्या है? आप क्या समझ रहे थे पापा? आप वहाँ खड़े होकर मेरा समय वृथा मत कीजिए। चलिए घर चले जाइए। उसके बेटे के ऐसे बात करने के कारण वो निराश होके वहाँ से उसके घर चले जाता है। अपने बेटे और बहू को उनकी तरफ ऐसे बर्ताव करते हुए देख और बिल्कुल भी गौरव से पेश आते हुए ना देख वो बूढ़े आदमी बहुत बुरा मानते थे। इतना हो जाने के बाद भी वो घर छोड़कर इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको बेटे पे बहुत प्यार था। इसीलिए वो सहते हुए वो गम में ही जी लेते थे। दूसरी तरफ रोहित को उसके बेटे रोशन से बहुत प्यार था। वो अपने बेटे को बहुत लाड करता था और जो भी उसको पसंद था वो हमेशा उसको देता था और उसका सारा खाली समय वो सिर्फ अपने बेटे से खेलते हुए बिताता था। एक दिन अचानक रोशन को बुखार आता है और जब रोहित को ये बात पता चलता है तो वो अपना दुकान, व्यापार सब छोड़कर घर जाके सिर्फ उसके बेटे के ख्याल रखने में लगे रहता है। वो दुकान ना जाकर सिर्फ घर पे रह के उसके बेटे का देखभाल करते हुए उसी के बारे में सोचते हुए दुख में ही बैठे रहता है। उसे ऐसे दुखी देख उसके पिता रोहित के पास जाकर ऐसे कहते हैं, बेटा रोहित, फिक्र मत करो, रोशन को बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, आपको क्या पता, बुखार है, कम हो जाएगा, यही कहना है आपको, जैसे आपको सब कुछ पता है। ऐसे वो गुस्से में उसके पिता से बात करता है। हाँ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए उसके पास जाकर मैंने ऐसे कहा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में बात करता है हमेशा मुझसे। एक समय में मैंने भी अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखा था, लेकिन अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और उसके बेटे पे प्यार को अपने ही अंदर रख के वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन भी रोहित के बेटे का बुखार कम नहीं होता है और इसी कारण रोहित उसके बेटे को लेकर उसके घर के बाहर बैठ के उसको देख के दुखी होते रहता है। ऐसे जब बाप बेटे दोनों वहाँ पे बैठे थे, उनसे कुछ ही दूर में दीवार पे एक कौवा बैठा था। उसे देख वीरेंद्रा ऐसे पूछता है, बेटा रोहित, वो दीवार पे क्या बैठा है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओगे? पापा, वो कौवा है। बेटा, शायद वो कौवा नहीं है, ठीक से देखो। आपको तो दिखाई नहीं देता है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो कौवा है तो आप मान क्यों नहीं लेते हो? एक और बार मत पूछेगा, वो कौवा ही है। ऐसे उसके गुस्से में जवाब देने के बावजूद उसके पिता फिर से पूछते हैं कि वो क्या है। पापा, आपको कितने बार बताऊं मैं, वो कौवा है, कौवा है, कौवा है। आपने अगर एक और बार पूछा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे वो और गुस्से में जवाब देकर उठकर वहाँ से चले जाता है। उसके बेटे को वहाँ से उठ के चले जाते हुए देख वो और भी दुखी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित अपने बेटे को उठाकर खेलते हुए उसके घर के सामने रहता है और ठीक तभी उसके घर के दीवार पे एक कौवा आता है। पापा पापा, वो दीवार पे क्या है? बेटा, उसको कौवा बुलाते हैं। पापा पापा, वो क्या है? उसे क्या बुलाते हैं? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। पापा, वो क्या है? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। तुम भी उसे बुला सकते हो, चलो बुलाओ कौवे को तुम्हारे पास। ऐसे वो अपने बेटे को कौवे के बारे में सिखाते रहता है, लेकिन उसके बेटे को कुछ भी समझ न आने के कारण वो लगातार एक ही प्रश्न पूछता है कि वो क्या है और उसे क्या बुलाते हैं, और ऐसे 20 बार करता है। इतने बार पूछने के बावजूद रोहित उसे बहुत सब्र से समझाता है। उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आता है। पापा फिर से बोलिए ना। बेटा, वो एक कौवा है,
एक दिन जब मेरे पापा ने यही बात पूछी थी तो मैंने उन पर गुस्सा किया था और उन्होंने सिर्फ 3 बार पूछा था, और इसीलिए क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे ने 20 बार भी पूछा तो मैंने उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया और बहुत सब्र से उसको सब कुछ समझाया। मेरे पापा ने भी मेरा इतना ही ख्याल रखा था बचपन में, लेकिन बड़े हो जाने के बाद मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और ठीक तभी उसको घर के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। मेरी बीवी किससे बात कर रही है? ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ, फिर भी आप इसी घर में रहते हो, कभी बाहर जाते ही नहीं हो। शर्म नाम की कुछ चीज भी है आपको? उसके बहू को ऐसे बात करते हुए चिल्लाते हुए देख वो कुछ नहीं कहते हैं और बस चुपचाप बैठे रहते हैं। सरला, मेरे पापा बूढ़े हैं, क्या बड़ों से ऐसे ही बात किया जाता है? उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ये मत भूलो। और तुम पापा से ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? हाँ, क्या आप ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कल जब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या वो भी हमसे ऐसे ही बात करेगा? सुन पाओगी उसकी ऐसी बातें? और वैसे वो अभी बच्चा है, उसके सामने अगर हम पापा से ऐसे ही बात करेंगे तो वो भला क्या सीखेगा, यही ना? इसीलिए आज से हमें ये सब बदलना होगा। तुम पापा से अच्छी तरीके से बात करोगी, उनको गौरव दोगी। आज से हम जैसा देखभाल हमारे बेटे के करते हैं वैसे ही पापा का भी करेंगे। ये वो उसकी बीवी को समझाता है। पापा, मुझे माफ कीजिए, जिंदगी में मेरे इस स्थान का कारण आप ही हो और मैंने आप ही को इतना दुख पहुंचाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। ये कहते हुए वो उसके पापा के चरणों पे गिर जाता है। बेटा, तुम्हें बदलाव आ गया है, बस यही काफी है इस जिंदगी के लिए। मेरे बारे में ऐसा सोचकर दुखी मत हो बेटा, तुम बदल गए हो, मैं खुश हूँ। जी पापा, आइंदा मैं आपको कभी ऐसे दुख नहीं पहुँचाऊंगा और आपसे कठोर तरीके में नहीं बात करूंगा। आपका मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी। ऐसे ही तब से रोहित उसकी गलती का एहसास करके उसके पिता को उसके बेटे की तरह ही देखता है और रोहित के पिता भी इसी खुशी में जीते रहते हैं। और ऐसे रोहित को उसके गलती का एहसास होकर उसके दुकान में चिकन रोल्स, एग रोल्स बनाते हुए घर को भी संभालता है और ऐसे सभी खुश रहते हैं। एक गांव में प्रेमजी तिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेमजी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे, बूढ़े, गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसकी वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी की बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खा के मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया, खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खा के उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है। इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे, घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा। तो प्रेम जी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे, पर प्रेम जी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेम जी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे। उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए।
अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी, आप इस तरफ। आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है। अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह, बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली। जरूर मौका मिलेगा। मैं 1 हफ्ते में वहां जा रहा हूं। मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम 1 महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब हैं ना। आप आराम से लंदन जाइए, वहां अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए। अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए। अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है। इस तरह उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी, जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया। और जितने भी पैसे वो कमाता था, पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता तो प्रेम जी को संदेह होने लगा। और फिर जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे, वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे। उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो वो छिपके सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है, इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूं और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया। अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा। 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं। पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहां तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के एक किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल, क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। वो उठा और उस फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गया। फिर वहां रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं? प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका? इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए?
वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे, तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया। तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है। वो उसे कहां रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया। वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे की बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता। एक लंबे समय पहले एक गांव में विनोद और सावित्री नामक पति पत्नी रहते थे। उनके साकेत और प्रणवी नामक 2 बच्चे भी थे। विनोद एक छोटा नौकरी करता था। विनोद को पता था कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान और तेज है, इसीलिए उसे हर काम में बहुत प्रोत्साहित करता था। हर वक्त सिर्फ घर के काम करते हुए समय बिताने के बदले सारे काम जल्दी खत्म करके मैं रोज नए प्रकार के व्यंजन बनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तभी मैं एक ना एक दिन खुद का एक नाम कमा पाऊंगी। ऐसे हर रोज अखबार में, टीवी में अलग प्रकार के व्यंजनों को देख घर पे बनाने की कोशिश करती थी। एक दिन अखबार में मटका मटन बिरयानी का विधि पढ़ के उसके घर में सारे काम खत्म करके एक मटके को लेके उसे साफ करके मटन बिरयानी के लिए जरूरी सामग्री तैयार रख के मटन बिरयानी बनाती है। घर में मौजूद परिवार वालों को मटके में बिरयानी परोस के उसे स्वाद करने कहती है, ताकि वो ये जान सके कि उसका स्वाद कैसे है। उसके पति और बच्चे मटन बिरयानी का नाम सुनते ही उत्साहित होके खाना शुरू करते हैं। अखबार में जैसे दिया गया था वैसे ही बनाने पर मटन बिरयानी बहुत तीखा बनता है। माँ, मटन बिरयानी बहुत तीखा है, इसे खाना मुझसे नहीं होगा, ऐसे कह के चला जाता है। और उसके पीछे ही प्रणवी और उसके पति विनोद भी चले जाते हैं। अपने परिवार वालों का उसके हाथ का बिरयानी ना खा पाना उसे बहुत निराश करती है। उसे दुखी देख उसके पति उसके पास आके कहते हैं, अरे सावित्री, क्यों दुखी हो? पहली ही बार में अगर इतना अच्छा आया तो अगली बार सोचो और कितना अच्छा आएगा। तुम निराश मत हो, एक और बार कोशिश करो, ऐसे उसके पति का कहना मानती है। मेरे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मटन बिरयानी वैसे भी अच्छे से बनाना आता है और इसीलिए मटके में भी अच्छा ही बनाऊंगी। कुछ दिन बाद सावित्री वापस मटके में मटन बिरयानी बनाती है। आज का मटन बिरयानी मैंने अखबार में दिए हुए विधि के प्रकार नहीं, बल्कि सभी सामग्री को सही मात्रा में डालकर बनाया है। ऐसे सोच के सभी को बुला के मटका मटन बिरयानी परोसती है। माँ, इस बार मटन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ माँ, बहुत ही स्वादिष्ट। सही में बहुत ही स्वादिष्ट है सावित्री, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हें तो एक होटल लगाना चाहिए। उसके पति के बातें सुनकर उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। मेरे पति के बातों के अनुसार ही अगर मैं एक होटल शुरू करूं तो घर के सारे काम करने के बाद वैसे भी मैं दिन भर खाली ही रहती हूँ। ये फैसला करके अपने पति के पास जाती है। सुनिए, आपकी बातों के बारे में मैंने बहुत सोचा है। मैंने फैसला किया है कि मैं एक होटल शुरू करूंगी।
आजकल का कोई भी होटल वैसे भी मटके का बिरयानी नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए मैं मटका बिरयानी बना के बेचना शुरू करूंगी। सावित्री, तुम सही बात कर रही हो। मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा कि मटके का बिरयानी भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, तुम्हारे जितना अच्छा तो और कोई नहीं बना सकेगा। ऐसे वो एक होटल शुरू करने के लिए सभी तैयार करती है। एक होटल शुरू करती है। उस होटल को मटका मटन बिरयानी का बोर्ड लगा के बिरयानी बेचना शुरू करती है। जब वो मटका मटन बिरयानी बनाती है तो वो सुगंध उस तरफ से जाते हुए सबको आकर्षित करता है और मुड़ के देखने पर उन्हें वो बोर्ड दिखाई देती है। मटका में बना हुआ बिरयानी? मैंने तो ये कभी नहीं सुना। मटके में तो पानी भरते हैं ना, बिरयानी भी बनाते हैं क्या? पता नहीं यार, लेकिन सुगंध तो इतना अच्छा आ रहा है कि अभी खाने का मन कर रहा है। ऐसे कह के उस होटल को जाते हैं। होटल को आए हुए ग्राहक को वो गर्मा गर्म बिरयानी देती रहती है। मटका मटन बिरयानी मतलब हमने कुछ और ही सोचा, पर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने भी इतना स्वादिष्ट बिरयानी अब तक नहीं खाया। हाँ यार, मटका मटन बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। होटल को आए हुए सारे ग्राहक उसका अभिनंदन करते हैं। ऐसे सावित्री का शुरू किया मटका मटन बिरयानी होटल बहुत आगे बढ़ता है। उस गांव के जमींदार भी मटका मटन बिरयानी के बारे में सुनकर उनके घर में दावत के लिए वहीं से बिरयानी मंगवाते हैं। जमींदार की आज्ञा के प्रकार ही मटका मटन बिरयानी तैयार करके जमींदार के सेवक को देकर भिजवाती है। उस मटन बिरयानी को स्वाद करने के बाद उस दावत में सभी उसी बिरयानी के बारे में ही बात करते हैं। ऐसे उनका बनाया हुआ मटका मटन बिरयानी बहुत सारे गांव में इतना प्रसिद्ध होता है कि कोई भी दावत हो तो सभी सिर्फ वहां से मंगवाते हैं। ऐसे ही सावित्री उसके विचार के अनुसार खुद एक बहुत अच्छा नाम कमाती है और खुश रहती है। आज अगर मैं इतना बड़ा नाम कमा पाई हूँ तो वो सिर्फ मेरे पति के प्रोत्साहन की वजह से ही कर पाई हूँ। क्या हुआ सावित्री? बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत गहरी सोच में पड़ गई हो। आज अगर मैं इतनी खुश हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। जब मैं निराश हुई तो आप ही ने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने मुझे बहुत सहारा दिया। आज उसी की वजह से मैं इतना नाम कमा पाई हूँ। उसके बाद से विनोद अपना नौकरी छोड़ के होटल को संभालने लगता है। जो भी होटल से बिरयानी मंगवाता है उन्हें खुद मटन बिरयानी देता है और ऐसे वो दोनों खुशी से जीते हैं। हमारा नया वीडियो कल रिलीज हो रहा है। सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा काम पसंद आता है तो शेयर जरूर करें और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वह हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।